वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 501 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 31 से 35 तक करवाए जा रहे हैं, जिसके मेन पॉइंट्स आपको फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के हिसाब से करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इसमें सबसे पहले मोटिवेशन है। अब मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन के बारे में आपने सुना होगा और सारी बातें मोटिवेट भी आप होते होंगे। मोटिवेशन जो है वो इनर ड्राइव होती है जो कि डायरेक्ट करती है एक पर्सन के बिहेवियर को एक गोल की तरफ या गोल्स की तरफ। मोटिवेशन अंदर से होती है, इनर ड्राइव आती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक शख्स जो है वो गोल की तरफ जो है वो डायरेक्ट हो जाता है। इसको कुछ इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है, एक ऐसा प्रोसेस जो कि एनर्जाइज करता है, डायरेक्ट करता है, सस्टेन करता है ह्यूमन बिहेवियर को। जब कोई शख्स मोटिवेट होता है तो वो क्या होता है, वो एनर्जाइज हो जाता है कि वो उसने जो है जारी बात है कोई काम करना है उसके लिए वो एनर्जाइज हो जाता है, उसको डायरेक्शन भी मिलती है और वो सस्टेन करता है जो उसका बिहेवियर होता है। नाउ दी मोटिवेशनल थ्योरीज, कई सारी मोटिवेशनल थ्योरी दी है। अब्राहम मैस्लो की जो नीड की थ्योरी है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जिसके अंदर पहली जो नीड है सबसे नीचे इसका पूरा पिरामिड है। पहली नीड जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड है, जिसके अंदर बेसिक नीड्स आ जाती हैं, जैसे कि फूड, वाटर, शेल्टर वगैरह आ जाता है इसके अंदर। और अगर बेसिक नीड पूरी हो जाती है तो फिर उससे ऊपर की नीड होनी चाहिए पूरी, जो कि है सेफ्टी या सिक्योरिटी की नीड। और इसके अंदर जो है वो सेफ्टी या सिक्योरिटी हर तरीके से हो, ना सिर्फ ये कि इंसान की जो जो भी सारी बात है उसका सामान है और उसकी लाइफ है उसकी तो सिक्योरिटी हो, साथ में जो उसकी जॉब है वो भी सिक्योर होनी चाहिए। इसके अलावा सोशल हो, सोशल का तो बहुत ईजी है कि इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसको ज़रूरत पड़ती है दूसरे लोगों को भी, फ्रेंडशिप, अफेक्शन, बिलोंगिंग और लव। तो इंसान को जो है जारी बात है अकेला नहीं रह सकता, तीसरी लेवल की नीड ये है। उसके बाद फिर ईगो है। ईगो ये है कि इंडिपेंडेंस होना, अचीवमेंट होना, कुछ अचीव करे, इंसान चाहता है कि अचीव करे, उसके पास फ्रीडम हो, उसका स्टेटस हो, एक स्टेटस हासिल करे, वो रिकग्निशन भी हो, जारी बात है जो कुछ वो काम कर रहा है उसको रिकग्नाइज किया जाए, जहाँ वो काम कर रहा है उसके काम को रिकग्नाइज किया जाए कि उसने ये काम किया। इसके अलावा सेल्फ स्टीम का होना और आखिर में सबसे आखिर में जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का होना, जो उसका खुद का फुल पोटेंशियल है उसको रियलाइज़ करना और वो बन जाना जो कि वो कैपेबल है, जितना बनने के वो काबिल है एक तरह से। नाउ दी एग्जिस्टेंट रिलेटेड ग्रोथ यानी कि ERG थ्योरी दी। एल्डर फंड ने जो है ये थ्योरी दी जिसका फोकस 3 नीड्स के ऊपर, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ के ऊपर। इसके अलावा मैग्रेगर ने थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई दी। अब ये दो तरह के मैनेजर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो थ्योरी एक्स का जो मैनेजर है वो ट्रेडिशनल किस्म का मैनेजर है, जो अक्सर हमारे यहाँ पे भी देखने में आते हैं, जो कि ये देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो है वो लेज़ी हैं, वो समझते हैं कि एम्प्लॉयज़ लेज़ी हैं, अनइंटरेस्टेड हैं वर्क में और उनको ज़रूरत है कि वो जाहिर बात है उनको एक तरह से दबाव में रखने की ज़रूरत है। इसके मुकाबले में थ्योरी वाई का जो मैनेजर होता है वो एम्प्लॉयज़ को क्रिएटिव देखता है, कॉम्प्लेक्स देखता है, मेच्योर देखता है और इंटरेस्टेड देखता है मीनिंगफुल वर्क के अंदर। एक्सपेक्टेंसी की थ्योरी की बात करें तो ये बताती है कि पर्सन की जो मोटिवेशन होती है वो एक्सर्ट करती है सर्टेन लेवल ऑफ एफर्ट। वो जो है फंक्शन है 3 चीज़ों का, एक्सपेक्टेंसी का, इंस्ट्रूमेंटली का और वैलेंस का, यानी कि EIV, मोटिवेशन इज इक्वल्स टू EIV। और मैक्लेलैंड की बात करते हैं तो नीड फॉर एफिलिएशन है, पावर है और अचीवमेंट है मैक्लेलैंड की थ्योरी के मुताबिक। मैक्लेलैंड ने जो है वो एग्री किया हर्ट्जबर्ग के साथ कि जो हायर लेवल नीड्स हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्क के ऊपर, और इनका बिलीव ये था कि नीड्स जो है एफिलिएशन, पावर और अचीवमेंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एडम्स इक्विटी की थ्योरी की हम बात करें इक्विटी थ्योरी जो है वो इक्वलिटी के बराबर में हम कह सकते हैं। ये थ्योरी ये अज्यूम करती है कि लोग जो कि पीपल हैव अ नीड, उनके पास, लोगों के पास जो है वो जारी बात है नीड है फेयरनेस की, वर्क जो वो करते हैं, जब वो वर्क करते हैं फेयरनेस की, इसी वजह से वैल्यू करना। लोग मोटिवेट होते हैं मेंटेन करने के लिए एक बैलेंस जो है इसके दरमियान के जो वो परसीव करते हैं इनपुट या कंट्रीब्यूशन और जो उनका रिवार्ड है दूसरों के मुकाबले में। यानी वो ये देखते हैं कि हमसे जितना लिया जा रहा है कि हमें उतना दिया भी जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। सिंपल वर्ड में बात की जाए, अब एक शख्स ने जाहिर बात है MBA भी किया हुआ है और उसने जो वो काम कर रहा है, सपोज़ वो अकाउंट्स में काम कर रहा है, तो वो यही देखेगा कि जितनी उसकी सैलरी है, बाहर के लोगों की भी जाहिर बात है उतनी ही सैलरी है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जो MBA के हुए अकाउंटेंट्स की उतनी ही सैलरी है या उनको ज़्यादा दी जा रही है। तो इसी चीज़ को जो है वो लोग कंपेयर करते हैं। मेथड्स फॉर मोटिवेटिंग एम्प्लॉय फॉर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। जो मेथड्स हैं जिस तरीके से मोटिवेट किया जाए एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फेक्शन के लिए, उसके अंदर रिवार्ड आ जाता है। लोग जो है वो जाहिर बात है उनको रिवार्ड दिया जाता है। इसके अलावा चैलेंजिंग जॉब्स होती हैं। जॉब डिज़ाइन के अंदर क्या होता है, जॉब डिज़ाइन की हम बात करें तो इससे मुराद नंबर और नेचर होती है एक्टिविटीज़ की एक जॉब के अंदर। और जो की इशू होता है वो ये होता है कि जॉब्स जो है वो ज़्यादा स्पेशलाइज होनी चाहिए, ज़्यादा इनरिच और नॉन रूटीन हो।
वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की बात करें तो आज के दौर के अंदर जो है वो क्या है, वर्कफोर्स डाइवर्स होती जा रही है। डाइवर्स के अंदर ये कि ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है मौजूद हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरिंग की बात करें तो जब मर्जर और एक्विजिशन होता है उससे बहुत ज़्यादा मैसिव ले ऑफ भी होता है, यानी कि निकाला भी जाता है कई सारे वर्कर्स को, उससे चैलेंजेस आते हैं। सो एलिमेंट जो है वर्क प्लेस सेफ्टी और हेल्थ की, इसकी हम बात करें तो जिसमें एलिमेंट्स आए थे इसमें सेफ्टी आ जाती है, जिसके अंदर क्या है कि प्रोटेक्ट किया जाए एम्प्लॉयज़ को इंजरीज से, वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट की वजह से। और हेल्थ की बात करें तो इससे मुराद एम्प्लॉय फ्रीडम होती है, उनको फ्रीडम दी जाती है फिजिकल या इमोशनल इलनेस से। सेफ्टी प्रोग्राम की बात करें तो डेवलप किया जाए सेफ्टी प्रोग्राम्स। ऑर्गेनाइजेशनल सेफ्टी प्रोग्राम रिक्वायर करता है प्लानिंग जो है प्रिवेंशन के लिए वर्क प्लेस एक्सीडेंट, यानी कि रोक दिया जाए, ऐसा ना हो कि हो और उसके बाद सेफ्टी हो नहीं, पहले ही रोक दिया जाए। उसके बाद ये कि वेज टू मैनेज सेफ एंड हेल्थी इन्वायरमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किस तरीके से सेफ और हेल्थी इन्वायरमेंट जो है वो बनाया जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो फिज़िकल हैज़ार्ड से मुकाबला करने के लिए और जो दूसरे हैज़ार्ड हैं जैसे कि स्ट्रेस, अनसेफ बिहेवियर और जो पुअर हेल्थ हैबिट्स हैं, इसके अलावा तो एम्प्लॉयर्स जो है वो क्या करते हैं, अक्सर डिज़ाइन करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी और हेल्थ प्रोग्राम, और इन्हीं के दरमियान जो है वो सेफ्टी प्रोग्राम्स हैं, एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम और वेलनेस प्रोग्राम वगैरह आ जाते हैं। और जो पॉलिसीज़ हैं प्रिवेंट करने के लिए वर्क प्लेस वायलेंस को रोकने के लिए, वर्क प्लेस के ऊपर जो वायलेंस को रोकने के लिए, सो हर ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है वो 2 प्रोंग्ड पॉलिसी हैं। प्रिवेंट कर, एक तो ये कि प्रिवेंट किया जाए वर्क प्लेस वायलेंस, और दूसरा ये कि डील किया जाए वायलेंट एक्सीडेंट के साथ जब वो हों। सो एक एचआर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सर्टेन करे वो सिलेक्शन पॉलिसीज़ को, जिसके अंदर शामिल है केयरफुल स्क्रीनिंग और रेफरेंस चेक वगैरह। नाउ द स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस जो है वो बॉडी की नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन होती है जो कुछ डिमांड की जाती है उसके साथ, कोई भी जो डिमांड की गई उसके ऊपर उसके बदले जो नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन होता है। और बहुत से रीज़न के लिए प्रोग्राम्स जो है वो होते हैं डील करने के लिए स्ट्रेस के साथ, और रिलेटेड करते हैं प्रोग्राम प्रॉब्लम से जो कि बन रहे हैं पॉपुलर। और लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है लार्जली डेडिकेशन के ऊपर, और जो कमिटमेंट होती है कंपनीज़ के एम्प्लॉय की। सोर्स जो है स्ट्रेस आता कहाँ से, स्ट्रेसर से आता है, पर्सन या इवेंट जो कि ट्रिगर करता है स्ट्रेस रिस्पॉन्स। ये जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर भी जो कि बन जाता है सोर्स जो है स्ट्रेस का। सो ये स्ट्रेसर से आता है स्ट्रेस। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स होते हैं, बहुत से फैक्टर्स जो कि एसोसिएट होते हैं एक पर्सन की एम्प्लॉयमेंट के साथ, वो भी पोटेंशियली तौर पे स्ट्रेसफुल हो सकते हैं। पर्सनल फैक्टर होते हैं स्ट्रेस फैक्टर जो कि आउटसाइड होते हैं जॉब के और जॉब एनवायरनमेंट के, वो भी अफेक्ट कर सकते हैं जॉब परफॉर्मेंस को। इसके अलावा जनरल एनवायरनमेंट होता है, स्ट्रेस जो है वो पार्ट है हर किसी की डेली लाइफ का भी, और पोटेंशियल जो है वो लर्क है ये ना सिर्फ के वर्क प्लेस के अंदर, होम के अंदर भी, और हमारे जनरल एनवायरनमेंट भी। तो हमारा जो जनरल एनवायरनमेंट है ऑफिस के अलावा, वहाँ से भी स्ट्रेस आ सकता है, और इवन के घर से भी स्ट्रेस आ सकता है अगर घर का एनवायरनमेंट ऐसा है स्ट्रेसफुल। सो स्ट्रेस एंड जॉब परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं तो स्ट्रेस जो है वो अफेक्ट कर सकता है परफॉर्मेंस को, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीक़ों से करता है। ये पॉजिटिवली भी इसका अफेक्ट हो सकता है। सो स्ट्रेस एक डायनेमिक कंडीशन होती है जिसके अंदर एम्प्लॉय इंडिविजुअल जो है वो कन्फ्रंट करता है, सामना उसका होता है अपॉर्चुनिटी के साथ, कंस्टेंट्स के साथ, डिमांड्स के साथ जो कि रिलेट करता है उसके साथ जो वो डिज़ायर करे, और आउटकम जो वो परसीव करता है टू बी बोथ, यानी कि दोनों तरह का होना, अनसर्टेन और इम्पोर्टेंट होना। मैनेजिंग स्ट्रेस, अब स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए किया जाए तो क्या किया जाए, इंडिविजुअल कॉपिंग अप्रोच है। सो बहुत सारे तरीके हैं जो कि इंडिविजुअल जो है वो करता है ताकि कंट्रोल किया जाए एक्सेसिव स्ट्रेस। इन मेथड्स के अंदर हिप्नोसिस शामिल है, बायो फीडबैक है, और ट्रांसेंडल मेडिटेशन है। ऑर्गेनाइजेशनल कॉपिंग अप्रोच की बात की जाए तो नंबर ऑफ प्रोग्राम्स और टेक्निक जो है वो इफेक्टिवली तौर पे प्रिवेंट करते हैं या रिलीव करते हैं एक्सेसिव स्ट्रेस को। और जनरल ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम ऑल्दो के स्पेसिफिकली तौर पे डिज़ाइन नहीं किए गए स्ट्रेस के साथ, वो भी प्ले कर सकते हैं रोल, जो है मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। नाउ दी बर्नआउट, अब बर्नआउट की बात करें तो पैटर्न है इमोशनल, फिजिकल और मेंटल एग्जॉशन का, यानी कि थक जाना एक तरह से बहुत ज़्यादा।
और ये इस वजह से होता है इन रिस्पॉन्स टू क्रॉनिक जॉब स्ट्रेसर के रिस्पॉन्स के अंदर। सो इसको बर्नआउट को हम डिस्क्राइब करते हैं कि ऐसी हालत जो कि फटीग की और फ्रस्ट्रेशन वगैरह की हालत है। ऐसी हालत है इंसान बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार है या फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है, वो बर्नआउट होता है। नाउ द सोशल सपोर्ट एट वर्क एंड होम। सोशल सपोर्ट जो होता है एट होम बाय फैमिली एंड फ्रेंड्स मेंबर, और जाहिर बात है घर पे जो सोशल सपोर्ट मिलता है हमें जाहिर बात है फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स से मिलता है, और वर्क प्लेस के ऊपर जो मिलता है सपोर्ट हमें वो सुपरवाइज़र के ज़रिए भी मिलता है, कुलीग्स के ज़रिए, और जो सबऑर्डिनेट होते हैं ये तमाम लोग ऐसे होते हैं जाहिर बात है जिनके ज़रिए अवॉइड किया जा सकता है बर्नआउट जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और जाहिर बात है इन लोगों को रोल भी प्ले करना चाहिए बर्नआउट करने में, अदरवाइज़ तो बर्नआउट के अंदर इजाफा ही होगा। नाउ दी कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन में क्या होता है कि ट्रांसमिशन होती है इन्फॉर्मेशन की, और अंडरस्टैंड किया जाता है यूज़ ऑफ सिम्बल्स। सो कम्युनिकेशन में होता ही है कि इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है एक जगह से दूसरी जगह, एक शख्स से दूसरे शख्स तक, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन तक जाती है। और कम्युनिकेशन जो एक्सचेंज होती है इन्फॉर्मेशन की लोगों के दरमियान, और ये तब होती है जब एक शख्स जो है वो अंडरस्टैंड करता है मीनिंग मैसेज की जो कि भेजा होता है दूसरे शख्स ने, और वो रिस्पॉन्ड देता है उसके मुकाबले में भी। कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करें, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, एक्सचेंज होती है इन्फॉर्मेशन की और मीनिंग की लोगों के दरमियान, और जैसा कि पीछे भी आपको बताया जा चुका है इसके बारे में। सो नाउ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बहुत आसान है, एक ऐसी कम्युनिकेशन जिसके अंदर वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता, वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन है, बॉडी पॉस्चर है, इन तमाम चीज़ों के ज़रिए जो हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, मैसेज दे रहे होते हैं दूसरों को। नाउ द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड वेज टू रिमूव दिस बैरियर। कई सारे बैरियर्स आते हैं और जाहिर बात है उनको फिर रिमूव किया जाए। तो इंडिविजुअल जो बैरियर्स होते हैं उसके अंदर परसेप्चुअल बाइसेस होती है, हर किसी का डिफरेंट परसेप्शन होता है, डिफरेंट ख्याल होते हैं चीज़ों के बारे में। और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर भी होते हैं जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना कल्चर है। स्टेटस डिफरेंस होते हैं, जाहिर बात है स्टेटस है, किसी का हाई लेवल है ऑर्गेनाइजेशन में, किसी का लो लेवल है। इसके अलावा टाइम से भी फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा एक्टिव लिसनिंग की हम बात करें, ये एक अच्छा तरीका है मिनिमाइज़ करने के लिए दोनों इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़रूरी होती है। फीडबैक की हम बात करें तो ये इन्फॉर्मेशन होती है कुछ बिहेवियर के बारे में और उसके इफेक्ट के बारे में। मैनेजर को ज़रूरत होती है कि प्रोवाइड करें फीडबैक एम्प्लॉयज़ को उनकी जॉब परफॉर्मेंस के बारे में, और फीडबैक भी दे सप्लायर्स को, कस्टमर्स को, बहुत से मैटर्स के बारे में। इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए कम्युनिकेशन को। वर्क किया जाए सुपरवाइज़र्स और मैनेजर्स के साथ, एम्प्लॉय रिलेशन रिप्रेजेंटेटिव जो है वो फैसिलिटेट कर सकते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन डेवलप करते हुए और मेंटेन करते हुए। 3 तरह के जो प्रोग्राम है, इन्फॉर्मेशन को डिसमिनेट करना है एम्प्लॉय फीडबैक के ज़रिए और एम्प्लॉय असिस्टेंट के ज़रिए, इन 3 चीज़ों के ज़रिए। एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन प्रोग्राम की हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल किया जाता है डिसीजन मेकर के लिए जहाँ पर वो लोकेट करते हैं, और एम्प्लॉय हैंडबुक जो है प्रोबेबली मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, और एचआर डिपार्टमेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं टोन जो है ओवरऑल कंपनी की ओवरऑल एम्प्लॉय रिलेशन फिलॉसफी के लिए है। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर नेटवर्क्स होते हैं जिनको डिज़ाइन करती है और किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ज़रिए, चार्ट्स या फिर जो दूसरे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो ये जो है वो फ्लो होता है आउटसाइड फर्म की जो चेन ऑफ कमांड है उससे बाहर जो फ्लो होता है कम्युनिकेशन का। लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं तो अपवर्ड होती है, डाउनवर्ड होती है। अपवर्ड कम्युनिकेशन ऐसी होती है जो कि ऊपर तक जाती है, नीचे के लेवल के लोगों से ऊपर के लेवल के लोगों तक जाती है। जैसे सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को जारी बात है वो रिपोर्ट कर रहा है, यानी कि अपने बॉस को जो भी सबऑर्डिनेट कम्युनिकेट कर रहा है वो अपवर्ड कम्युनिकेशन की जा रही है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो है वो जारी बात है ऊपर के लेवल के लोगों से नीचे के लेवल तक के लोगों तक जाती है। इसमें जो है कोई बॉस जो है वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो वो जो है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल या लैटरल कम्युनिकेशन भी होती है जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान होती है या फिर सेम लेवल के लोगों के दरमियान होती है सेम डिपार्टमेंट के अंदर। कम्युनिकेशन और एचआरएम की बात करें तो एचआरएम जो है वो डिपेंड करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन में। उसकी सक्सेस के लिए जारी बात है एचआर सक्सेस नहीं हो पाएगा अगर अच्छी तरह कम्युनिकेशन नहीं होगी, क्योंकि इसके जो बिकॉज ऑल इट्स फंक्शन, तमाम जितने भी इसके जो फंक्शंस हैं एचआर के, जैसे कि स्टाफिंग, कंपनसेटिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये रिक्वायर करते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क। अच्छी कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है।
सो कम्युनिकेशन मेथड्स की हम बात करते हैं। इनसाइड दी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय हैंडबुक, बुलेटिन बोर्ड, कंपनी न्यूज़लेटर, कंपनी वाइड मीटिंग, डिजिटल मीडिया, ये जो है यूज़ किए जाते हैं एज अ सोर्स के तौर पर या फिर मेथड के तौर पर कम्युनिकेट करने के लिए। जबकि आउट ऑफ साइट एम्प्लॉय के लिए फैक्सिमाइल मशीन, जिसको फैक्स मशीन कहते हैं, इंटरनेट से पहले फैक्स मशीन का यूज़ बहुत था। और इसके अलावा ईमेल्स और इंटरनेट फ़ोन्स को भी यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन करने के लिए, इन्फॉर्मेशन। यूनियंस की हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनियंस बनाई जाती है, वर्कर्स की होती है, जो कि कलेक्टिवली तौर पे मिल के ज़ाहिरी बातें प्रोटेक्ट करते हैं और प्रोमोट करते हैं म्यूचुअल इंटरेस्ट जो है एम्प्लॉयज़ के। कलेक्टिव बार्गेनिंग की जाती है। सो फैक्टर्स लीडिंग टू एम्प्लॉय यूनियनाइजेशन, अब किन फैक्टर्स की वजह से एम्प्लॉयज़ जो है वो यूनियन बनाते हैं। कई सारे फैक्टर्स होते हैं। पहला वर्क एनवायरनमेंट, इनएडिकेट स्टाफिंग का होना, मैंडेटरी ओवर टाइम होना यानी कि लाजमी होना ओवर टाइम का, वर्किंग कंडीशन का पुअर होना, ख़राब होना, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है ऐसे एनवायरनमेंट में काम किया जा रहा है, या फिर अगर सर्दी वाला इलाका है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड वाली जगह पे काम किया जा रहा है, तो इस तरह के एनवायरनमेंट का होना। इसके अलावा कंपनसेशन, नॉन कम्पिटिटिव पे होना, बहुत कम सैलरी दी जा रही है, इनएडिकेट बेनिफिट्स का होना और इनइक्विटेबल पे रेस का होना, किसी का ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, किसी का कम, परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर नहीं बल्कि फेवरेटिज्म की बेस के ऊपर बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा मैनेजमेंट स्टाइल जो है, आर्बिट्री मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग का होना, फेयर का यूज़ होना, डराना यानी कि लैक ऑफ रिकग्निशन होना, जो कुछ काम किया जा रहा है उसको पहचाना नहीं जा रहा है, इस तरह की चीज़ों की वजह से लोग जो है वो यूनियन बनाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ट्रीटमेंट की बात करें तो जॉब इनसिक्योरिटी का होना, जॉब सिक्योर नहीं है, परमानेंट जॉब नहीं है, और अगर है भी तो ज़ाहिर बात है थ्रेट है एम्प्लॉई को कि उसको निकाला जा सकता है। अनफेयर डिसिप्लिन का होना और पॉलिसीज़ का होना। इसके अलावा हरासमेंट का होना, एब्यूजिव ट्रीटमेंट का होना और नन रिस्पॉन्स होना, कंप्लेंट्स का कोई रिस्पॉन्स ना मिलना। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं इसके वजह से भी एम्प्लॉयज़ जो है वो अपनी यूनियन बनाते हैं। और एम्प्लॉई क्यों ज्वाइन करते हैं यूनियंस को? इंडिविजुअल्स जो है वो ज्वाइन करते हैं यूनियन को बहुत सारे रीजंस की वजह से, और ये रीजंस वक्त के साथ चेंज भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही रहते हैं। और इसमें जो है वो ज़ाहिरी बात है डिससेटिस्फाई होना है मैनेजमेंट के साथ सेटिस्फाई नहीं है, इस वजह से भी ज्वाइन करते हैं। उनको ज़रूरत है एक सोशल आउटलेट की, अपॉर्चुनिटी होना लीडरशिप के लिए, फोर्स्ड यूनियनाइजेशन का भी होना। इसके अलावा अपने साथ के लोगों का थोड़ा दबाव भी होता है कि ज्वाइन कर लो, इस वजह से भी लोग ज्वाइन कर लेते हैं। अब अगर हम डिससेटिस्फेक्शन विद मैनेजमेंट की बात करें तो यूनियन जो है वो देखती है ऐसी प्रॉब्लम्स को जो कि ऑर्गेनाइजेशन में होती है, और फिर वो एम्फेसाइज करती है जो एडवांटेज है यूनियन मेंबरशिप के एज अ मींस के तौर पर उनको सॉल्व करने के लिए। मैनेजमेंट को लाजमी तौर पे एक्सरसाइज करना चाहिए, रिस्ट्रेंट और यूज़ करना चाहिए उसकी पावर, ताकि फोस्टर किया जाए मैनेजमेंट और लेबर कॉपरेशन बेनिफिट्स के लिए, तमाम जितने भी कंसर्न्स हैं उनके लिए। और जो इम्पैक्ट होता है यूनियन का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर, मैनेजर्स जो है मुमकिन तौर पर डेवलप करते हैं HRM पॉलिसी जो कि बेस करता है एफिशिएंसी के ऊपर, लेकिन जब एक यूनियन जो है वो होती है इज़ इन पिक्चर, पॉलिसीज़ को लाजमी तौर पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए एम्प्लॉई की भी प्रेफरेंस, यानी कि एम्प्लॉई की प्रेफरेंस को भी सामने रखा जाए पॉलिसीज़ के अंदर। और एम्प्लॉयज़ के पास प्रेफरेंस होती है जो कि रिलेट करती है स्टाफिंग से, एम्प्लॉय डेवलपमेंट से, कंपनसेशन और जो एम्प्लॉय रिलेशन होते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात करें, कलेक्टिव बार्गेनिंग सिस्टम के अंदर यूनियन और मैनेजमेंट नेगोशिएट करती है एक दूसरे के साथ ताकि डेवलप करे वर्क रूल और प्रोसेस, जिसके ज़रिए रिप्रेजेंटेटिव जो है मैनेजमेंट के और यूनियन के मिलते हैं नेगोशिएट करने के लिए एक लेबर एग्रीमेंट। यानी कि ये असल में प्रोसेस है। कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं मैनेजमेंट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव है जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जो है वो और यूनियन मिलते हैं ताकि वो नेगोशिएट करें एक लेबर एग्रीमेंट, नेगोशिएशन की जा सके। ग्रीवेंस प्रोसीजर की बात करें तो एक फॉर्मल सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जो कि परमिट देता है एम्प्लॉय को कि वो कंप्लेन करें उनके मैटर के बारे में जो कि अफेक्ट कर रहा है उनको भी और उनके काम को भी। और मेडिएशन की हम बात करते हैं, ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी इंटर होती है एक लेबर डिस्प्यूट में, जब बार्गेनिंग प्रोसेस जो है वो हो चुका है। और बाइकआउट्स की हम बात करें, एक एग्रीमेंट होता है लेबर यूनियन मेंबर्स की तरफ से कि वो रिफ्यूज़ कर दें यूज़ करना या बाय करना किसी फर्म की प्रोडक्ट को। वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हमने इस्तेमाल नहीं करनी या बाय नहीं करनी इस फर्म की प्रोडक्ट को। और आर्बिट्रेशन की बात करें तो वो प्रोसेस है जो कि अलाउ करता है पार्टीज़ को कि वो सबमिट करें उनका डिस्प्यूट एक इम्पार्शियल थर्ड पार्टी को रेजोल्यूशन के लिए।
तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।